नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमित स्टडी स्पार्क पे। तो जैसा कि आपको टॉपिक नजर आ रहा होगा कि हम बात करेंगे इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीजीएल, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करेंगे हम इकोनॉमी पे, जबकि हम पिछले पार्ट में बात कर रहे थे कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का महत्व क्या है, जीडीपी की गणना कैसे होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था वस्तु पे, वस्तु में अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। तो अब आज हमारा जो टॉपिक था वो मूल्यवर्धन था। मूल्यवर्धन पे हम बात कर रहे थे, तो एक बार हम नजर डाल लेंगे मूल्यवर्धन पे। तो आज का जो लेक्चर होगा काफी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो वनडे हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो। तो हम बात करेंगे आज के चैनल मुद्दे पे। तो पहला हमारा जो कल का मुद्दा था वो था मूल्यवर्धन। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं किया है तो आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे जीडीपी के 2 पार्ट डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम मूल्यवर्धन पे। तो मूल्यवर्धन इक्वल टू होता है, मूल्यवर्धन इक्वल टू अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का अमूल्य। तो मूल्य, मान लीजिए हमने बात किया था अंतिम वस्तु कितना था, 40 रुपए, किसका, चीनी का, और 10 रुपए किसका था, गन्ने का। तो हमारा मूल्यवर्धन क्या हुआ था, हमारा मूल्यवर्धन हुआ था 30 रुपए। तो भाई अब बात करेंगे कि, तो वहां पे बात हुआ था कि मध्यवर्ती वस्तु को कभी भी जीडीपी में हम काउंट नहीं करते। जब भी काउंट करते हैं हम अंतिम वस्तु को ही काउंट करते हैं। तो हम अगर बात करें तो अंतिम वस्तु को ही काउंट करते हैं। तो अब वहां पे जिसका, अब अंतिम वस्तु क्या होता है, जिसका बाजार मूल्य होता है, और जिसका बाजार मूल्य होता है, जो सीधे उपयोग या उपभोग में लाया जा सकता है, और जिसका मूल्यवर्धन ना हो। ठीक है, मूल्यवर्धन ना हो, आई मीन यहाँ पे मूल्यवर्धन कितना है, 40 रुपए माइनस 10 रुपए। अब मूल्यवर्धन का मतलब होता है कि कभी भी कोई चीज 2 बार काउंट ना हो। मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में इसलिए काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पे ये कहा जाता है कि इसमें चांसेस होते हैं कि ये दोबारा गणना हो जाए। बात ये है, अगर हम गन्ना है, गन्ने का 10 रुपए भी जीडीपी में काउंट करें, और गन्ने से जो चीनी बन रहा है उसका भी काउंट करें, उसमें भी काउंट करें, तो ये 2 बार काउंट हो गया। तो ये क्या हो जाता है, दोहराव हो जाता है जीडीपी में, जिससे हमारा जीडीपी सही नहीं मिलता। अगर हम मूल्यवर्धन ना हो, अगर हम मूल्यवर्धन की बात करें तो क्या करें, 10 रुपए इसको भी काउंट करें, फिर 40 रुपए की जगह इसको 50 रुपए कर दें। 50 रुपए किसको, चीनी को, कहें कि हम 10 रुपए गन्ने का भी जोड़ दिए। ऑलरेडी कच्चा माल जब हम खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं जो कि गन्ना होता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो चीनी बनाते हैं, तो जो पैसा इंक्रीज हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल्यवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे 30 रुपया इंक्रीज हो रहा था, अगर 50 रुपए हो जाएगा तो इसको हम कितनी बार काउंट कर लेंगे, 2 बार। इसीलिए मध्यवर्ती वस्तु को अंतिम वस्तु में काउंट करते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का भी मूल्य अंतिम वस्तु में काउंट होता है। इसीलिए हम मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में नहीं काउंट करते। लेकिन अगर ये अंतिम वस्तु भी नहीं हो सकता, अगर हम मिठाई बनाएं, जैसे आप बाजार मूल्य हो, मिठाई बनाए और खुद खा जाएं, तो अब इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है, तो इसका जीडीपी काउंट नहीं होगा। लेकिन यही हम मार्केट में बेच दें तो भाई इसको हम क्या करते हैं, जीडीपी इसका काउंट करते हैं। तो ये तो सरल सा था
मूल्य वर्धन। अब आगे बात करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रीफ दे दिया कि क्या होता है। तो अब बात करेंगे हम किसका, नेक्स्ट अब बात करेंगे पुराना वस्तु, है ना, पुराना वस्तु। अब पुराने वस्तु को जीडीपी में काउंट करते हैं या नहीं काउंट करते हैं, काउंट करते हैं या नहीं काउंट करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं पुराना वस्तु। इसी के बाद हमारा मिलेगा क्या, जीडीपी की गणना। सेकेंड हैंड, पुराना वस्तु को क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स। अब पुराना वस्तु है, ठीक है, पुराने वस्तु का पुराने वस्तु या सेवा का, वस्तु के मूल्य को, वस्तु के मूल्य को कहा नहीं, जीडीपी में गणना नहीं किया जाता है। अब भाई क्यों नहीं किया जाता है, आप पूछेंगे क्यों नहीं किया जाता है गणना। तो अगर एक बात बताओ, मैं एक कार खरीदूं, ठीक, मैं एक कार खरीदूं अभी, तो वो जीडीपी में काउंट होगा, हाँ या ना, आई होप काउंट होगा। तो वो जीडीपी पे एक बार काउंट हो चुका, उसका कीमत मान लो 5 लाख, 5 लाख पे हमने एक जीडीपी काउंट कर ली। अब मैं कुछ दिन कार को चलाऊं, 1 या 2 साल कार को चलाऊं, ठीक है, 1 या 2 साल कार को चलाऊं, तो अब उसे मैं बेचना चाहूं सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड मान लो मैं 3 लाख का बेच दिया। अब कार की मूल्य कितनी हो गई, अब ऐसे जीडीपी काउंट करोगे तो 8 लाख, लेकिन मैं 5 का खरीदा था, उसे 3 का बेचा। तो अगर हम 5 लाख पे जीडीपी दिए तो अब यहां पे काउंट हो गया, लेकिन अगर मैंने 3 लाख पे फिर बेच दिया तो अब 5 लाख की गाड़ी 8 लाख में बिकेगी अगर हम जीडीपी काउंट करेंगे, क्योंकि हम 2 बार जीडीपी काउंट कर लिए, एक बार 5 लाख पे, एक बार 8 लाख पे। तो इसी कारणवश ताकि जीडीपी 2 बार दोहराव ना हो, इसलिए कारण क्या है, कारण क्या है, कारण है जीडीपी के दोहराव से बचने के लिए, जीडीपी के दोहराव से बचने के लिए पुराने वस्तु को पुराने वस्तु का गणना नहीं करते। सिंपल सी बात बताओ, जैसे मैं एक फोन खरीदूं, है ना, फोन खरीदा 15,000 का, अब मैं कुछ दिन चलाया, उस पे तो जीडीपी काउंट हो गया, है ना। अब जीडीपी काउंट हो गया तो अब क्या होगा, वहां पे जीडीपी काउंट हो गया, कुछ दिन चलाया मैं, 15,000 पे मेरा जीडीपी काउंट हो गया। अब एक बार जीडीपी कट गई नई वस्तु पे, अब मैं इसे मैं बेचना चाहता हूं, 1 साल 2 साल चलाने के बाद मैं बेचना चाहता हूं, मान लो मैं 5,000 में बेचा, ठीक, 5,000 में फोन को किसी को बेच दिया। अगर उस 5,000 पे भी क्या हो, जीडीपी लगे, तो अब 15,000 का फोन कितने का हो गया, 20,000 का, क्योंकि 5,000 पे मैंने फिर से जीडीपी कर लिया। तो अब भाई क्या हो गया, 2 बार गणना हो गई। तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट जो आता है, वार्षिक वृद्धि दर जो आता है, या फिर हम कह लें जीडीपी किस में काउंट होता है, आपको मैंने बताया था क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 में, तो 4 बार होता है। तो अब जो क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 जब भी हम ये करेंगे, काउंट करेंगे, तो उसकी गणना प्रॉपर नहीं मिलेगी, इसलिए हम पुरानी वस्तु का जीडीपी में शामिल नहीं करते। लेकिन एक पॉइंट ये है कि वहां पे जो मोबाइल को बिकवाएगा, मतलब जैसे हम ऐसे बोलते हैं दलाल, तो अब जो एजेंट फोन को या कार को बिकवाएगा,
उसका जो कमीशन बनेगा उसके कमीशन का जीडीपी काउंट होगा, क्योंकि वो पहली बार कमीशन ले रहा है। तो उसका कमीशन जो होगा, जो वो कमीशन लेगा एजेंट, उसके कमीशन में जीडीपी काउंट होगा, लेकिन हमारे पुराने वस्तु पे जीडीपी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करें क्या क्या होगा। अंतिम वस्तु को काउंट नहीं करते, लेकिन क्या, लेकिन जो व्यक्ति यानी एजेंट वस्तु को बेचने में मदद करेगा उसके कमीशन को जीडीपी में गिना जाएगा। जीडीपी में क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं। जीडीपी क्या है, जीडीपी एक भौगोलिक, क्या है, जीडीपी क्या है, एक भौगोलिक अवधारणा है। भौगोलिक अवधारणा है। अब कहोगे सर भौगोलिक अवधारणा कैसे है, अब भौगोलिक अवधारणा कैसे है, तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एक टॉपिक पार्ट नंबर 1 में, घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा ही घरेलू सीमा ही भौगोलिक सीमा है, लेकिन भौगोलिक सीमा में क्या होता है, कुछ चीजें, घरेलू सीमा ही भौगोलिक सीमा है, घरेलू सीमा ही भौगोलिक सीमा भी है, लेकिन घरेलू सीमा में कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं, जैसे समुद्र का, दूतावास का, और विदेशों में दूतावास का और समुद्री सीमा, ये जब जुड़ जाता है तो हमारा क्या होता है, घरेलू सीमा हो जाता है। तो ये आप पीछे देख लीजिएगा, पीछे वाले लेक्चर में वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अब भौगोलिक अवधारणा है, अर्थात जीडीपी में उन सभी वस्तु और सेवाओं, अवधारणा है अर्थात जीडीपी में उन सभी वस्तु और सेवाओं की गणना होती है, जो कहां पे, जो घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा के भीतर क्या होता है, उत्पादित होता है। क्या होता है, उत्पादित होता है, उत्पादित होता है, भले ही देसी हो या विदेशी, यानी कंपनी या व्यक्ति। अब देसी हो या विदेशी, उन सभी को हम कहां काउंट करते हैं जीडीपी में। अब भाई इसके लिए क्यों, क्योंकि ये जो देसी है उत्पादन हो रहा है कहां हो रहा है, घरेलू सीमा के भीतर। और जब घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित होता है कोई वस्तु मेरे साथियों, तब वहां पे क्या होता है, उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसे हम काउंट करते हैं, किसे नहीं काउंट करते हैं। तो 2 पॉइंट आपके और हैं, जैसे एक तो निर्यात को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। निर्यात को हम काउंट करते हैं। आप कहोगे सर निर्यात को क्यों काउंट करते हैं, तो भाई बात ये है, निर्यात को इसलिए काउंट करते हैं
क्योंकि वह उत्पादित कहाँ होता है, हमारे देश में। निर्यात को क्या करते हैं, निर्यात को जीडीपी में शामिल करते हैं। क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब कहोगे क्यों, क्योंकि जो वस्तु निर्यात हो रहा है वो हमारे यहाँ ही, हमारे ही घरेलू सीमा में तो बन रहा है। जैसे हम बनाए क्या, हम मान लो ये माइक है, माइक बना रहे हैं और इसे हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। तो अब भाई इस पे जो जीडीपी लगना होगा, जो जीडीपी होगा वो हमारे ही घरेलू सीमा में बन रहा है, हमारे घरेलू सीमा के भीतर किसी फैक्ट्री में बन रहा है, तो इस पे जीडीपी जो लगेगा वो हमारे यहाँ ही काउंट होगा। लेकिन जब ये निर्यात होगा, कहीं और जाएगा, तो इस पे टैरिफ टैक्स लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब वहां पे इस पे टैरिफ टैक्स लगेगा और यहाँ पे हम किस में काउंट करेंगे, जीडीपी में। लेकिन अगर कोई वस्तु बाहर से आयात हो, अगर कोई वस्तु आयात हो, आयात को जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। अब कहोगे क्यों, आयात को क्यों नहीं शामिल करते, निर्यात को आप शामिल कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बात ये है कि जो निर्यात हो रहा था वो हमारे ही घरेलू सीमा में बन रहा था, तो हम इसे अपने जीडीपी में काउंट कर लिए। लेकिन जो आयात हो रहा है तो वो तो बाहर विदेशों में या कहीं किसी देश में, या अपने चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रसिया हो गया, वहां से। अब रसिया को सुन के किसी और तरफ मत चले जाना, रूस को। अब देखो रसिया हो गया, वहां से भी बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, फ्रांस हो गया। तो अब वहां से जो वस्तु यहाँ पे निर्यात होगी, तो पहले ही उन्होंने उस वस्तु का जीडीपी अपने देश में शामिल कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे हम उस वस्तु का जीडीपी शामिल नहीं करेंगे, अब हम इस पे लगाएंगे आयात पे टैरिफ टैक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जो बात होगा, अब उसके बात होगा कि जीडीपी की गणना कौन करता है। हम पढ़े जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का महत्व तो यहां पे खत्म हुआ अब जाके। अब बात होगी जीडीपी की गणना कहाँ होती है, कौन करता है और कब कब होता है। गणना तो 1900 बताया था मैंने कि तिमाही आधार पे होता है, जो कि 1996 में से स्टार्ट हुआ था। आय और व्यय किया जाता है। ठीक है, तो आप बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे कि जीडीपी की गणना कौन करता है। तो जीडी आज मेन टॉपिक हमारा क्या है, जीडीपी की गणना। अब भाई जीडीपी की जीडीपी की गणना है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना कौन करता है, कहां होता है, वही देखना है। अब जीडीपी की गणना तिमाही आधार पे एनएसओ करता है। कौन करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तिमाही आधार पे करता है। अब ये कब से लागू हुआ, इससे पहले इसकी गणना कौन करता था। तो अब इसका गणना, जो ये पहले इसकी गणना करता था सीएसओ। ठीक है, इसकी गणना पहले करता था सीएसओ, सॉरी, इसका जो गणना करता था पहले, जीडीपी की गणना करता था सीएसओ। ठीक है, 2019 से पहले सीएसओ इसकी गणना करता था। एनएसओ वर्तमान में जीडीपी की गणना एनएसओ करता है, जो कि तिमाही आधार पे करता है, जिसे क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो अब बात करते हैं क्वार्टर 1 क्या होता है, तो अप्रैल से जून। क्वार्टर 2 क्या होता है, जुलाई से सितंबर, सॉरी। और क्वार्टर 3 क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। और क्वार्टर 4 होता है जनवरी से मार्च। तो अब ये हमारे क्वार्टर 1 होते हैं, क्वार्टर 2 होता है और क्वार्टर
3 होता है। 2019 से पहले जीडीपी की गणना सीएसओ करता था। बात आएंगे क्या होता है, अभी बात करेंगे। और 2019 के बाद एनएसओ जीडीपी की गणना करता है, जो कि तिमाही आधार पे करता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, मॉस्पी के अंतर्गत आता है। मॉस्पी मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आता है। तो पहले इतना लिखते हैं, भारत में जीडीपी की गणना, भारत में जीडीपी की गणना एनएसओ द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है। 2019 से पहले सीएसओ द्वारा जीडीपी की गणना की जाती थी। जीडीपी की गणना की जाती थी, ठीक है। अब एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिकल, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल्स होता है, सॉरी, स्टैटिकल्स, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी भाई, स्टैटिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस का कार्यालय। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, 2019 से जीडीपी की गणना, है ना। अब जीडीपी की गणना इसी से किया जाता है। स्थापना, ये स्थापना वर्ष है ना। स्थापना वर्ष कितना है, 2019। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है नई दिल्ली, मुख्यालय है नई दिल्ली। तो ये हो गया इसका स्टार्टअप कि कहां कहां से ये चीजें हुई हैं। तो अब बात करते हैं, अब बात किया था हमने मॉस्पी का। मॉस्पी होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। मॉस्पी का होता है मिनिस्टर्स ऑफ मंत्रालय, जो मॉस्पी है इसी के अंतर्गत एनएसओ कार्य करता है। एनएसओ के अंतर्गत दो और कार्य करते हैं, वो होते हैं सीएसओ और एनएसएसओ। सीएसओ जो होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस होता है, और जो एनएसएसओ होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। तो इसकी गणना तो होगी। अब इसके बाद किसके अंतर्गत आते हैं ये लोग, तो उसको भी जान लेते हैं। कुछ चीजें हैं, फैक्ट है, तो फैक्ट को आप लिख लीजिएगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बात करेंगे किस पे, अब मॉस्पी है, कौन सा है, मंत्रालय, किसके अंतर्गत आते हैं, मंत्रालय मॉस्पी। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, है ना, स्टैटिक्स स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वयन, सांख्यिकी
सांख्यिकी एवं कार्यालय कार्यालय या कार्यात्मक कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, क्रियान्वयन मंत्रालय। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है भाई मेरे एनएसओ। आ गया एनएसओ। एनएसओ के अंतर्गत दो आते हैं, एक आता है सीएसओ और एक आता है एनएसएसओ। तो अब आता है सीएसओ, ये क्या है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक, तो इसका क्या क्या होगा? पहले इसको भी लिख देते हैं। एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, नेशनल सर्वे ऑफिस। तो इसका क्या होता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय सैंपल को नमूना ही बोलते हैं। नमूने कहां जा रहे हो? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, अब ये क्या है? ये है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। स्थापना 1951 में। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय भी क्या है? नई दिल्ली। अब इसके अंतर्गत भाई क्या कार्य होते हैं? तो कार्य क्या होता था? गणना। इसका कार्य क्या था? पहले इसका कार्य था जीडीपी की गणना। जीडीपी गणना। और क्या है इस समय? क्या है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, भौतिक आय यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इत्यादि। देखो, जीडीपी की गणना प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन और क्या था? सूचकांक। क्या था? सूचकांक इत्यादि। अब वहां पे बात करेंगे उसके अंतर्गत क्या होता है और उसकी स्थापना वर्ष क्या होता है। तो इसका जो स्थापना है वो था 1950। स्थापना 1950। हेडक्वार्टर कोलकाता, है ना? कलकत्ता के जादूगर, कलकत्ता। ठीक है, अब मुख्यालय कोलकाता में हो गया। कार्य सर्वे करना, गरीबी, बेरोजगारी, खेती, है ना? कार्य क्या था? सर्वे करना। किसका? गरीबी। अभी भी है लेकिन एनएसओ के अंतर्गत कार्य करते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, खेती इत्यादि। तो ये कार्य इनके अंतर्गत आता है। या खेती में भी इसमें क्या आता है? कृषि जोत।
अब कृषि जोत का मतलब क्या होता है, तो मैंने एक टॉपिक बनाया है, क्या नाम है, किसान। किसान के कितने टाइप्स हैं, कितना कृषि जोत होता है, क्या होता है, उस पे हमने चर्चा की है, तो आप वहां पे एक बार देखिएगा। तो अब यहाँ पे कृषि जोत यानी कि किसके पास कितना हेक्टेयर खेत है, तो उसी हिसाब से क्लियर होता है कि कौन कितना बड़ा, कौन कौन सा किसान है या कौन कौन से किसान के ग्रुप में शामिल है। तो ये हो गया गणना करने की विधि। और एक गणना करने का जो विधि हुआ ये तो हो गया, लेकिन इसका कोई आधार वर्ष होगा, है ना, किस आधार पे इसको हम गणना करते हैं, कोई सामान्य वर्ष होगा, कोई चीजें होंगी। अगर जैसे किसी चीज की गणना करना है, किसी से किसी का तुलना करना है या किसी का किसी से कंपेयर करना है, तो हम क्या कहते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, लेकिन ये चीज उसमें कॉमन है, ये भी उसमें भी कॉमन है, ये उसमें थोड़ा सा आगे है और वो थोड़ा सा कम है, कोई फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा है तो कोई स्पोर्ट में क्या नाम है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा है, तो वो चीजें हम कंपेयर करते हैं। तो इसका जो गणना किए उसका कोई आधार होगा, कोई आधार वर्ष होगा, है ना, कोई क्या ये परिवर्तित होता है या परिवर्तनशील नहीं है, तो इन सब बातों पे अब बात करेंगे। और एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, भारत में रोजगार की गणना श्रम ब्यूरो या श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नोट, भारत में रोजगार की गणना श्रम ब्यूरो या श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब भाई आधार वर्ष, बेस ईयर क्या है, इसका गणना करने का बेस ईयर क्या है, आओ देखते हैं आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष क्या है, देखिए पहले कुछ अलग था, अब हमें वही वर्ष पे गणना है, लेकिन कोई आधार वर्ष जो है हमारा प्रतिपादित हुआ है न्यू। तो पहले हम जान लेते हैं सामान्य क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो बात है हमारा किसका, आधार वर्ष का, बात है हमारा आधार वर्ष का, बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, ठीक है, तो बेस ईयर वह होता है जिसपे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, या वह वर्ष होता है या उस वर्ष को लिया जाता है जिस वर्ष में हर चीज सामान्य रहा हो, जैसे जीडीपी सामान्य रहा हो, जीएसटी सामान्य रहा हो, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी देखते हैं आधार वर्ष उस वर्ष होता है, क्या होता है, उस वर्ष को लिया जाता है आधार वर्ष उस वर्ष को लिया जाता है कौन सा, जो सामान्य वर्ष हो। पहला पॉइंट, जो सामान्य वर्ष हो, क्या है, जो सामान्य वर्ष हो। दूसरा कंडीशन समझाएंगे, अभी क्या होता है ये भी समझना है। यह गणना का आधार होता है, यह गणना का आधार होता है। तीसरा क्या है, यह अस्थाई नहीं होता बल्कि परिवर्तनशील होता है, यह अस्थाई नहीं होता बल्कि परिवर्तनशील होता है ना, परिवर्तनशील होता है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट ये है, वह वर्ष न तो वर्तमान वर्ष के करीब हो और न ही अधिक पुराना हो, वह वर्ष न तो
वर्तमान वर्ष के करीब हो, वर्तमान वर्ष के करीब हो, और नहीं और नहीं, चलो पूरा लिख देते हैं, और नहीं बहुत बहुत पुराना हो, बहुत पुराना हो। फिर पांचवा कहता है ये उस वर्ष समष्टि अर्थव्यवस्था के सभी आंकड़े उपस्थित होने चाहिए। उस वर्ष समष्टि अर्थ व्यवस्था के सभी आंकड़े उपस्थित हों, है ना, उपस्थित हों। अब बात करेंगे 6 पॉइंट की, तो 6 पॉइंट कहता है उपर्युक्त आधार पर ही आधार वर्ष को चुना जाता है। उपर्युक्त, अरे यार उपर्युक्त कैसे लिखते हैं, मैं भूल जाता हूं कभी कभी। उपर्युक्त आधार पर ही आधार वर्ष को चुना जाता है, आधार वर्ष को चुना जाता है, चुना जाता है। और वर्तमान में, नोट में लिखना, वर्तमान में जीडीपी की गणना 2011-12 आधार वर्ष पर किया जाता है, किंतु 2022-23 आधार वर्ष के लिए प्रतिपादित है, प्रतिपादित वर्ष है जो लागू नहीं हुआ है, जो लागू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, राइट। अब बात है कि लागू नहीं हुआ है, और इससे पहले 2022-23 से पहले 2017 और 18 आधार वर्ष के लिए प्रतिपादित था, आधार वर्ष के लिए प्रतिपादित था, लेकिन लागू नहीं हुआ और चेंज भी हो गया। अब जैसे सामान्य वर्ष हो, यानी यहां पे कोई महामारी ना आई हो, नोटबंदी ना हुआ हो, है ना, नोटबंदी ना हुआ हो, या फिर क्या हो, मंदी ना हो, ठीक, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल वर्ष चलना चाहिए। इसलिए हम उसे फिर सामान्य वर्ष में काउंट करेंगे। तब इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, तब अगर सामान्य है तो हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। यह अस्थायी नहीं होता बल्कि परिवर्तनशील होता है। तो कुछ वर्ष बीतने पे क्या करता है, काउंसिल वहां पे आधार वर्ष को चेंज करता है। जैसे अभी 22-23 प्रतिपादित है, लेकिन उससे पहले 17-18 प्रतिपादित था, लेकिन इसको हम चेंज कर दिए क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना काल आ चुका था। तो अब कोरोना काल आ चुका था तो उसकी वजह से हमारा जीडीपी खराब हो चुका था, जिसे रिकवर करने के लिए हम यहाँ पे इसे काउंट नहीं कर सकते। इसलिए अब हमारा जो काउंट किया जाएगा, अगर प्रतिपादित होता है तो फिर आधार वर्ष चेंज होगा, 22-23 चलाया जाएगा। वर्ष ना तो बहुत पुराना हो, न ही
नया हो, ठीक है। उस वर्ष समष्टि अर्थव्यवस्था के सभी आंकड़े उपस्थित होने चाहिए, जैसे जीडीपी हो, जीएसटी हो, कर हो, और भी बहुत सारी चीजें उपस्थित, जैसे अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी समष्टि अर्थव्यवस्था में। तो अब वो होगा, ये प्रतिपादित या प्रस्तावित होता है, प्रस्तावित ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, प्रस्तावित, प्रस्तावित, प्रस्ताव रखा गया है ना, प्रस्तावित, प्रस्तावित। और उस वर्ष समष्टि अर्थव्यवस्था सभी आंकड़े उपस्थित हों, उपयुक्त आधार पर ही, इन्हीं सब आधार पे क्या होता है, आधार वर्ष को हम चूज करते हैं। तो अब ये यहां पे हमारी गणना समाप्त होती है। अब बात करेंगे हम कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो रियल और नॉमिनल जीडीपी हम पढ़ेंगे भाई, रियल और नॉमिनल जीडीपी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नॉमिनल रियल एंड नॉमिनल जीडीपी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नॉमिनल और रियल जीडीपी पढ़ने के लिए क्लास पे बने रहें, तो आपको ऐसे ही इकोनॉमी के बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।